सराफ साहब ने उनको पत्र लिखा, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट आज पत्र लिखा के सेवा में माननीय महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क श्रीमान जी ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन पर बाली इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन 2007 के संबंध में संलग्न अपील आपके अनुग्रह पूर्वक अध्ययन के लिए भेजी जा रही है। इस अपील का प्रमुख विचार जोर देता है कि मानव समुदाय को इसके इतिहास में जलवायु परिवर्तन की अत्यधिक घातक जीवन या मौत की चुनौती से सामना करना पड़ रहा है। हमारे विचार से इस संकट का बुनियादी कारण विद्यमान गैर न्यायिक और अतर्कसंगत कारपोरेट सामाजिक व्यवस्था में अंतर्निहित है, जबकि तात्कालिक कारण इसकी पर्यावरण विरोधी एवं मानव विरोधी कॉरपोरेट नीतियों में निहित है। साथ ही इसका समाजशास्त्रीय कारण एडम स्मिथ के अतर्कसंगत आर्थिक सिद्धांत कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है में मौजूद है। ये प्रस्ताव मनुष्य के जैव सामाजिक चरित्र की वास्तविकता के उल्ट है। इस संकट का एक वास्तविक उत्तर हमारे विचार से केवल प्रकृति मानव केंद्रित कार्यक्रम एजेंडा से ही प्राप्त किया जा सकता है। मान्यवर महोदय से निवेदन है कि कृपया करके संलग्न अपील प्रत्येक देश के माननीय सरकार प्रमुख को उनके अध्ययन और आवश्यक व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराया जाए। अत्यधिक समान और शुभकामनाओं के साथ एवं प्रत्याशा में आपको धन्यवाद। कृपया पावती भेजें। आपका भवदीय आरपी सराफ, संपादक नेचर वुमन। ये ईमेल से भेजा और ईमेल से आ भी गया वापस के उन्होंने सब राष्ट्राध्यक्षों की इसकी कॉपी भेज दी। ठीक, उसमें साफ लिखा, उन्होंने क्या लिखा, दीवार पर लिखी इबारत बहुत साफ है, जियो या मरो, तो तुम्हें पसंद है इसका चयन करो। हकीकत किसी तीसरी चयन के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती। ये अनुभव राष्ट्रीय सरकारों के पिछले 35 साल का 1972 से जब से ये सम्मेलन करने शुरू हुए पर्यावरण पे, वहां से 2007 तक का व्यवहार इसका ही चयन की ओर ले जाता है। कि व्यवहार तो ये कहता है कि मौत की तरफ जा रहे हो। इसमें मैं बाकी कुछ नहीं पढ़ूंगा, इसमें पढ़ूंगा हमारा फौरी कार्यक्रम क्या है, तुरंत हमें क्या करना है। अपील तो वहां की, लेकिन थी लोगों के लिए। पहला काम ये बताया कि प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन एनएससीपीएम का मानना है कि चौमुखी खतरनाक पर्यावरणीय मानवीय वैश्विक संकट के मद्देनजर दुनिया को एक ऐसे फौरी एजेंडा की जरूरत है जो मौजूदा जमीनी हकीकतों के अनुरूप हो। दुनिया की पहली जमीनी हकीकत क्या है? धरती पर सभी जैव घटनाक्रमों के लिए आबो हवा संबंधी परिवर्तन जिंदगी या मौत की चुनौती होना है। ये पहली चुनौती उन्होंने कहा। इस मामले में स्वाभाविक तौर पर समस्या यह है कि आबो हवा को हुई क्षति को दुरुस्त करने का काम कौन करे? आबो हवा संबंधी परिवर्तन के संकट का जनक चूंकि कॉरपोरेट क्षेत्र है और सभी प्रमुख कॉरपोरेट ताकतें चूंकि अतीत में हुए पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों के प्रति उचित रुख अपनाने में अभी तक नाकाम रही है, इसलिए ज्यादा उचित यही रहेगा कि आबो हवा को दुरुस्त करने का काम संयुक्त राष्ट्र महासंघ महासभा के हवाले किया जाए। सुरक्षा परिषद या G8 समूह या बड़े कॉरपोरेट कारोबारी हलकों में को नहीं। पहली बात तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को यह कहा, इन सरकारों के भरोसे मत छोड़ना, ये आप अपने हाथ में लो। संयुक्त राष्ट्र संघ अपने हाथ में ले, G8 या सुरक्षा परिषद उसको मत सौंपना। तीनों पर कॉरपोरेट निस्वार्थों का कब्जा है, साफ लिखा। जो ग्लोबल वार्मिंग अथवा आबो हवा संबंधी परिवर्तनों के संकट के असली जनक हैं, वो असली जनक हैं, वो थोड़ी ठीक करेंगे। महासभा में फैसले बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, इसलिए इसमें महाशक्तियों के अथवा धनी देशों के प्रभुत्व की कम संभावना है। फैसला कौन लेगा? गरीब राष्ट्र भी वहां और अमीर भी है। ज्यादा गरीब है तो फैसला ये लगता है भाई, जैसे ये कौन सा है, मालदीव तो डूबने के कगार पर है, तो वो किधर वोट देगा? वो तो कहेगा कि यार इसको संकट को मेटो। दुनिया की दूसरी जमीनी हकीकत है दुनिया के विभिन्न देशों के तनाव के विभिन्न बिंदुओं का मौजूद होना। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा को निम्न कदम उठाने चाहिए। पहला कदम, दुनिया के सभी देशों के बीच शांति और मित्रता की ऐसी संधि करना जिसमें यह घोषणा करे कि अपने बीच छोटे या बड़े सभी झगड़ों का समाधान
शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। ये प्रचार है। अब आप देखो एक छोटा सा एग्जांपल, चीन के साथ हमारा एक समझौता है कि कोई झगड़ा हुआ सीमा का तो धक्का मुक्की करेंगे, धक्का मुक्की से काम चला लेंगे, है जी, गोली नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। और पाकिस्तान के साथ फिर वही असूल वहां क्यों नहीं है? एक तरफ तो कहते हैं हम पंचशील के मानने वाले हैं, हम तो विश्व गुरु हैं, तो फिर पंचशील को मानने वाले उधर समझौता कर सकते हैं, तो यहां भी कर लो यार धक्का मुक्की वाला काम, यहां क्यों गोलियां चलाते हैं? दुनिया के देशों के बीच शांति मित्रता की ये तो कर रही है शांतिपूर्ण समाधान। दुनिया की तीसरी जमीनी हकीकत, अब जैसे उपाध्याय जी ने बीच में ही कहा कि हमारी मान लो ऐसे लोग आ जाएं, अच्छे लोग वहां चले जाएं चुन करके, तो वो सबसे पहले यही डिक्लेयर करें ना कि हम पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करेंगे भाई। कम से कम एक तरफा घोषणा तो कर सकता है ना इंडिया, वही कर दे। इस मामले में काम सभी विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना है ताकि दुनिया में पुख्ता शांति स्थापित हो सके। एक मिनट, वजह यह है कि विश्व शांति आबो हवा संबंधी परिवर्तनों की चुनौती से निपटने के लिए मूल आवश्यकता है। आगे देशों को इस बात पर मानने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए कि वे शांति और मित्रता पर आधारित विदेश नीति चले। अभी इस चुनाव में विदेश नीति पर किसी पार्टी ने नहीं बोला हमारी विदेश नीति क्या होगी। जैसे ही चुनाव खत्म हुए पकड़िया बुकिया इसको ला करके मिलाए, उससे वो क्या नाम है जेलेंस्की के हाथ मिलवा दिया कि उल्लू के पट्टे उधर मत जा रशिया की तरफ, इधर आ, इधर आ, इधर नाटो की तरफ, नाटो में। और बोला हमको 23 देश यहाँ कर रहे हैं, 23 देश नाटो के यहाँ इस धरती के ऊपर नाच करेंगे, यहाँ पे सैनिक अभ्यास करेंगे। कौन से देश है? नाटो वाले, भारत में मस्के करेंगे, मस्के। तो उनका तो एक दिन अपन मार्च करें, विरोध करें, कहीं इतना तो काम करें। इस मामले में अच्छा आगे देशों की इस बात पर मनाने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए कि वे शांति और मित्रता पर आधारित विदेश नीति अपनाएं। ये ठीक है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा को कुछ पग उठाकर दुनिया में पुख्ता शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये है दुनिया में सभी विवादों का, खासकर जम्मू कश्मीर, फिलिस्तीन, श्रीलंका, डाइफोर इत्यादि का शांतिपूर्ण समाधान, जम्मू कश्मीर समस्या के न्यायपूर्ण समाधान की स्थिति में इस इलाके की रक्षा, विदेशी मामलों और मुद्रा संबंधी समस्याओं के काम की जिम्मेदारी संयुक्त भारत पाक से स्वामित्व को दी जाए। बाकी सभी मामलों में पाकिस्तान प्रशासन वाले जम्मू कश्मीर समेत जम्मू कश्मीर के विभिन्न सांस्कृतिक तथा भाषाई क्षेत्रों का मुकम्मल स्वशासन होना चाहिए। और आपने समाधान ये सोचा है कि यार भारत पाकिस्तान जर्मनी की तरह सीमा ही तोड़ दो ना, जब सीमा ही तोड़ दो आने जाने ही शुरू हो जाएगा तो फिर ये आधा झगड़ा कश्मीर का ही खत्म हो जाएगा। फिलिस्तीन, डाइफोर, श्रीलंका इत्यादि के मामले में भी इसी प्रकार की न्यायपूर्ण व्यवस्था की जाए। दुनिया की चौथी जमीनी हकीकत है परमाणु शक्तियों के पास परमाणु हथियारों का विशाल भंडार होना है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा को मौजूदा परमाणु शक्तियों से ये तकाजा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग की जिंदगी या मौत की चुनौती का देखते हुए उन्हें सभी परमाणु हथियारों के भंडार और जनसंहार के अन्य खतरनाक हथियारों को तत्काल नष्ट कर देना चाहिए और भविष्य में उन्हें जनसंहार का कोई भी हथियार न बनाने का वादा करना चाहिए। हम दौर को याद कर रहे थे, उसको ब्रेजनेव का, वो गोर्बाचोव के दौर को याद कर रहे थे कि भाई 6000 जो परमाणु मिसाइलें नाटो की तरफ रशिया ने यानी वार्सा ने लगा रखी थी यूक्रेन की धरती पर। नाटो वाला ने कहा कि भैया जब हमारी शांति हो ही गई है और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि तुम वार्सा खत्म करो तो हम नाटो खत्म कर देंगे, तो ये मिसाइलें हमारी तरफ क्यों, ये रशिया को दे दो ना। तो यूक्रेन ने दे दी। शॉर्ट रेंज की थी, शॉर्ट रेंज की थी। अब हम कह रहे हैं कि ये दुनिया में जितने भी परमाणु हथियार है, अभी कोई कहता भारत के पास 38 है और पाकिस्तान के पास 37 परमाणु है बम। इधर की संख्या 38 आ रही है, उधर आ रही है 37। कम मत समझना पाकिस्तान को भी, परमाणु में कोई मामला में यूं सोचे कम, ऐसा कुछ कम नहीं। ज्यादा है सारे हैं, पाकिस्तान के पास ज्यादा है, होगा ज्यादा, एक आध ज्यादा उधर के पास हो सकता, कभी दो ये ज्यादा कर देते। हाँ, दुनिया की 5वीं जमीनी हकीकत, हर देश में ऐसी ताकतवर सेना को बड़े पैमाने पर मौजूदगी है जिसकी आज की दुनिया में कोई भूमिका नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को दुनिया में देशों के बीच सभी विवादों का समाधान
6 महीने की अवधि के भीतर करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये कार्य पूरा करने के बाद महासभा को सभी देशों को से कहना चाहिए कि वो अपना सैन्य बजटों पर खर्च बंद करे। अब एक तरफ तो कहते हैं हम क्या अग्निवीर नहीं, अग्निवीर तुमने गलत योजना कर ली, फौज में वो भर्ती होनी चाहिए। अब फौज की भर्ती को हम रोजगार मानेंगे? ये बात हुई यूनियन वाले से बात हुई, हमने यार कैसे रोजगार मांग रहे हो, बच्चों को कहां भेज रहे हो? गांव में तो फौज को ही रोजगार नहीं, वो रोजगार है लेकिन वो है क्या, वो पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव क्या उसमें? घर पड़ गया तो थोड़ा अरे नहीं घर पड़ेगा, वो यही तो बात है, वो शॉर्टकट मत चलो, हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए, कोई घर नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है, हाँ, ये घर भर चलने का ये सिस्टम नहीं है, बहुत शॉर्टकट चलना ही नहीं है। बीच में नहीं है। हाँ, बजटों का खर्च बंद करें और सभी देशों को अपना 50% रक्षा खर्च 2 साल के भीतर और अगला 50% 5 साल के भीतर बंद कर देना चाहिए। बंग सेना के सभी जवानों को उन्हीं वेतनों पर, उनको बाहर नहीं निकालना, समान नौकरियां प्रदान की जानी चाहिए और उन्हें रक्षा विभाग में पहले प्राप्त जो रक्षा विभाग में नौकरी थी वो की वो तनख्वाहें देंगे, उनको पर्यावरण के काम में लगा दो कहीं भी। हाँ, जन सुरक्षा में लगा देंगे। हाँ, ये लगाओ तो शुरू। दुनिया की छठी जमीनी हकीकत, हर देश में राष्ट्रीय विकास का अपना मॉडल होना चाहिए। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा को एक उच्च अधिकार प्राप्त संयुक्त राष्ट्र सतत विकास परिषद का गठन करना चाहिए, जो एक तरफ राष्ट्रीय विकास के सभी मॉडलों का एकीकरण करके ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए पर्यावरण संबंधी संसाधनों को संरक्षित रखने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए दूसरी तरफ मानवीय संसाधनों को विकास के लिए वैश्विक अथॉरिटी के रूप में काम करे। एक अथॉरिटी बनेगी, एक डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, एक पर्यावरण की अथॉरिटी हो संयुक्त राष्ट्र देश में, जो परिषद को पर्यावरण संबंधी और मानवीय उन्नति के संबंध में मूल अंतर्राष्ट्रीय सुधारों के नियम बनाने चाहिए। परिषद के लिए वित्त का प्रबंध विश्व व्यापार, तेल, कोयला, उपग्रह संचार, विमान यात्रा, अंटार्कटिका खनन, समुद्र तेल के खनन, सामुद्रिक परिवहन इत्यादि सरीके वैश्विक कराधान से ये इस पर टैक्स लगाओ, उससे ये पैसा आएगा पर्यावरण के लिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने सदस्य देशों के बीच उक्त वैश्विक राजस्व के वितरण के लिए ऐसी योजना बनाएगी जिसमें न्यूनतम विकसित देशों को विशेष रियायतें दी जाएगी। दुनिया की 7वीं जमीनी हकीकत, विकसित और अल्प विकसित देशों के बीच पक्षपाती व्यापार को मौजूद होना है। इस मामले में विश्व व्यापार संगठन को ऐसे केंद्र के रूप में काम करना चाहिए जो ये देखे कि अमीर और गरीब देशों के बीच व्यापार न्यायपूर्ण आधार पर हो, वरना डॉलर का और बाकी के करेंसी का हमेशा ही फिर डॉलर ही फायदे में रहता है। दुनिया की 8वीं जमीनी हकीकत, कम विकसित देशों की वित्तीय जरूरत से संबंधित है। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को चौकस रहना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के देशों के बीच वित्त का न्यायोचित वितरण हो। दुनिया की 9वीं जमीनी हकीकत है कि दुनिया के विभिन्न भागों में उत्पन्न हो रहा जल संकट है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ को एक नए विश्व जल आयोग का गठन करना चाहिए, जो पानी की कमी वाले विभिन्न इलाकों में लोगों को जरूरी न्यूनतम पानी की आपूर्ति का प्रबंध करे। दुनिया की 10वीं जमीनी हकीकत यह है कि घटते खाद्य उत्पादन की संभावना को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र को ऐसी खाद्य नीति बनानी चाहिए कि खाद्य एवं सुरक्षा संगठन से अनुरोध करना चाहिए कि उनके अंतर्गत खाद्यान्न की कमी वाले इलाकों में खाद्य वस्तुएं मुहैया कराने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जाए। दुनिया की 11वीं जमीनी हकीकत, दुनिया के लोगों की खाद्य जरूरतों में पूरी करने के लिए कृषि में सुधार और उसे आधुनिक बनाने की, इस मामले में विभिन्न देशों समस्त कृषक समुदाय को प्रेरित किया जाए कि वे कृषि को सहकारी आधार पर संगठित करें। सहकार खेती हो रहा हूं, बस 2। दुनिया की 12वीं जमीनी हकीकत, विभिन्न देशों खासकर अल्प विकसित देशों में गरीबी में वृद्धि होना, इस मामले में गरीबी की समस्या से निपटने के लिए प्राथमिकता के तौर पर व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत है। दुनिया की 13वीं जमीनी हकीकत यह है कि सभी देशों में अपराध, भ्रष्टाचार जैसी बढ़ रही सामाजिक बुराइयों को उन्मूलन करने के अलावा साफ सफाई, आवास, वृद्धों की सुरक्षा इत्यादि पर न्यायोचित ध्यान देना चाहिए। अब ये बातें तो एक दिन आरके जी, हाँ, इसमें पोस्ट वाला डॉक्यूमेंट है इमीडिएट, वो भी पढ़ो, वो हाँ वो कंपैरिजन हो जाएगा, हो जाए। वो पढ़ो, पोस्ट वाला इमीडिएट एजेंडा अभी पढ़ते हैं, इसके बाद में जस्ट पढ़।
नायडू ने हाँ बूढ़ों की सुरक्षा के लिए अभी इस चुनाव के बाद में अपना मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के बाद बुजुर्गों की पेंशन 4,000 कर दी। कितनी करी? 4,000। पंजाब में है 1,500, राजस्थान में है 750, हरियाणा में 3,000। मतलब ये कहीं 500 से लेकर के 4,000 तक वेरी कर रहा है। हरियाणा में 2500 हैं? हरियाणा में 2500। कोई बात नहीं। तो एक पोस्ट चल रही थी, एक देश और एक, वो कौन सा, एक देश एक चुनाव, वो क्या बता, वन नेशन वन इलेक्शन, ये पोस्ट चल रही थी। मैंने कहा यार ये तो ठीक है रे, वन नेशन एक चलेगा तो वन नेशन वन पेंशन तो चलेगी ना, 4,000 फिर बूढ़ों को यहाँ भी मिलेगी ना। तो लोग क्या वो तो बाद में सोचेंगे। मतलब कहने का मेरा मतलब है, उस पर कोई बात नहीं करता कि यार बुजुर्ग वो भी है तो बुजुर्ग ये भी है, ऐसा तो कोई नहीं, कोई कहता ही नहीं। तो यहाँ बुजुर्गों के लिए एक विशेष व्यवस्था करने की बात है, न्यायोचित ध्यान देना। दुनिया की 14वीं जमीनी हकीकत दुनिया के लगभग सभी देशों में मानवाधिकार उल्लंघनों के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की। दुनिया की 15वीं हकीकत यह है कि शिक्षा प्रणाली में उद्देश्य छात्रों में मानवीय मूल्यों के साथ साथ पर्यावरण संबंधी मूल्य विकसित करना होना चाहिए, नहीं कि उनमें व्यक्ति पूजा की भावना का विकास करना, जैसा कि आज हो रहा है। दुनिया की 16वीं हकीकत यह मानवीय स्वास्थ्य को बिगड़ती है। इस मामले में उचित यह है कि देश के मानव स्वास्थ्य को मूल अधिकार में शामिल किया जाए। स्वास्थ्य को मूल अधिकार, और यहाँ आपके राजस्थान सरकार ने उसको ट्विस्ट कर दिया। जो राइट टू थोड़ा मेडिकल बिल था, पैसा मिलना, उसको राइट टू हेल्थ कर दिया। हेल्थ में तो हवा भी आती है, पानी भी आता है, सब कुछ आता है। तो मतलब उसको ट्रिकबाजी की ना, फिर भी ठीक है, लोग उसको भी फिर अप्रिशिएट करते, उसको भी अप्रिशिएट किया लोगों ने, यार इसने ठीक किया कुछ तो। डॉक्टरों ने तो विरोध किया उसका, है डॉक्टरों ने उसका विरोध किया। हेल्थ में हवा पानी सब आता है, डॉक्टर से नहीं है। दुनिया की 18वीं जमीनी हकीकत है, बेरोजगारी की समस्या का क्षेत्र चाहे विकसित हो या अल्प विकसित बढ़ रही अपेक्षित है उच्च विकास दरों वाले देशों में रोजगार सृजन की धीमी गति से ऐसे इलाके में 50 करोड़ बेरोजगार या बैंकों या आंशिक बेरोजगार पैदा किए हैं, जहां कुल मिलाकर 1.7 अरब श्रमिक हैं। एशियाई विकास बैंक के अध्ययन का आंकलन है कि 1980 वाले दशक में चीन में 1% रोजगार उत्पन्न करने के लिए 3% विकास दर की जरूरत पड़ती है, जबकि अगले दशक में वैसे ही परिणाम पाने के लिए 8% विकास दर की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब है कि बिगड़ते पर्यावरण के विशाल क्षेत्र में रोजगार के नए तरीके तलाशे जाने चाहिए, और उसमें तलाश हमने जो दिया है वो खेती, प्राकृतिक खेती को ही दिया है। आगे इसमें है कि प्राकृतिक खेती में ही रोजगार है और कहीं रोजगार नहीं है। 19वीं हकीकत में दिया विश्व जनसंख्या के सवाल के ऊपर आबोहवा संबंधी परिवर्तनों में चुनौती के लिए खतरनाक है। विशेषज्ञ रिपोर्ट की ये कहती है कि 2050 तक दुनिया के लगभग पूरे समस्त भूभाग को 9.2 अरब लोगों को रहना पड़ेगा 2050 तक। इसका समाधान एक ऐसा तर्कसंगत और न्यायोचित समाधान स्थापित करने में निहित है। सभी को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बुढ़ापे या उसके असुरक्षा की स्थिति में स्वजनों को गारंटी के तौर पर प्रेरणादायी तत्व माने जाए। यदि बुढ़ापे को यह दे दिया जाए कि यार तेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, बेटी कुछ नहीं, कि तेरी सुरक्षा पक्की है, उसको आश्वस्त हो जाए, तो फिर वो 2, 4, 10 क्यों पैदा करेगा। ये कहने का मतलब इस तरह से प्रेरित किया जाए। लेकिन अंतिम सर्वाधिक महत्वपूर्ण जमीन हकीकत है कि ग्रह के लोग इस ग्रह में परिवर्तन लाने और इस धरती पर जैव प्रणाली को बचाने वाली एकमात्र शक्ति एवं एकमात्र स्रोत। अभी इस काम को कौन करे? मानव इंसान। और लोग सकारात्मक भूमिका तभी निभा सकते हैं जब उन्हें एक स्पष्ट, उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत मॉडल के आधार पर समुचित तरीके से संगठित किया जाए। ऐसा वांछित मॉडल हमारे विचार से NACPM के एजेंडा में पाया जा सकता है, और जो संक्षेप में निम्न प्रकार है। अब हो गया बाली मीटिंग हो गई। अब बाली मीटिंग हो गई, मीटिंग के बाद में जस्ट बाद के अंदर श्राप साहब ने क्या लिखा, देखने वाली बात। ये दोनों हो जाएगा, ग्लोबल और लोकल। ये मीटिंग से पहले उनको भेजा, वो निकालना स्टार्ट होने से पहले। देखो डॉक्टर साहब, श्राप साहब ने तो एक एक चीज को बहुत बारीकी से है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई प्रोग्राम देने के लिए प्रोग्राम लिख दिया लिखारी के तौर पर, ऐसा नहीं। उन्होंने आज की हकीकत को, हाँ, रिसर्च करके जो हकीकत है वही उन्होंने, कोई ये नहीं मनगढ़ंत बात है, जो वास्तविकता आई है उसी वास्तविकता को उन्होंने बयान किया है। और इस
ये जो है फौरी तौर कार्यक्रम, इसको यदि हम लोग ले जाएं लोगों के अंदर तो क्या, हाँ ये अब बाली मीटिंग हो चुकी है, जैसी संभावना थी वैसा ही हुआ कि झाग के 3 पात। ये है लोकल और ग्लोबल का। हाँ, अब ये है कि तात्कालिक थर्ड प्रकृति मानव केंद्रितता तात्कालिक कार्य, और बाली सम्मेलन के बाद की बात हो रही है। प्रकृति मानव केंद्रित तात्कालिक कार्यक्रम की मान्यता है कि भयानक और विकराल पर्यावरणीय मानवीय वैश्विक संकट के घिरे विश्व के ऐसे तात्कालिक कार्यक्रम की जरूरत है जो इसकी विद्यमान जमीनी वास्तविकता से मेल खाती हो। यहाँ संकट से निपटने के लिए कुछ बिंदु तात्कालिक कार्य हेतु प्रस्तुत है। पहला है रक्षा और विदेश मामलों की व्यवस्था एवं नीतियों को बदलना। ये पहला काम। हम क्या करते हैं कि जैसे ही कोई रक्षा का मामला आता है, कोई जवान वहां से शहीद होकर आता है, सब में राष्ट्रवाद घुस जाता है और सारे इकट्ठे हो जाते हैं, चलो शिकर वहां एक जवान शहीद हो गया है, सारे शामिल हो जाते हैं। हमारे आदमी भी उनको वो चढ़ जाता है। भगत सिंह की जैसे ही देखी उनके राष्ट्रवाद उबल पड़ता है। होना तो ये चाहिए, कोई आता है तो प्रदर्शन होना चाहिए कि प्रधानमंत्री और इनके हत्या का केस करो कि तुमने कैसे हमारे आदमी को मार दिया, कैसे हमारे बच्चे को मार दिया। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक देश में नीतियों की वजह से तो मरा वो। प्रत्येक देश में विश्व पैमाने पर स्टॉक मार्केट के परिचालन को बंद करना, जो बिना किसी निवेश के अरबपतियों और करोड़पतियों को पैदा करता है। ये तो मुद्दा चलेगा लोकसभा में, 31 लाख वाला मुद्दा तो अभी चलेगा, जेपीसी के लिए चलेगा। हमको तो 9 में दिया उन्होंने, ये 2009 में दे दिया, हमको 9 में दे दिया। अब चलेगा, आप देखो तो सही ना, डिस्कशन अब चलेगा, वो चलाएंगे अब 15 साल बाद में डिस्कशन यहाँ आएगा। दोबारा पढ़ो। प्रत्येक देश में विश्व पैमाने पर स्टॉक मार्केट के परिचालन को बंद करना। ये स्टॉक मार्केट में पैसे है ना, ऊपर नीचे करते हैं। ये किया ना आपने गुआर में नहीं देखा, गुआर 30,000 हो गया था, आपको सबको पता है। ये जुआ है और क्या है? जुआ है, जो बिना किसी निवेश के, निवेश कुछ भी नहीं होता, अरबपतियों और करोड़पतियों को पैदा करता है और कुछ नहीं करता। विश्व के 1% लोग नीचे के 75% लोगों को बराबर धन पाते हैं और 2% कॉर्पोरेट 50% विश्व की संपत्ति को नियंत्रण करते हैं। ऊपर के 10% लोग 85% के स्वामी हैं, जबकि इसको पढ़ने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट है मजदूरों और साधारण शेयर धारकों के सशक्तिकरण आधारित एक नया विकास मॉडल अपना, उसमें मजदूर और शेयर होल्डर का, नहीं तो प्रमोटर्स अपना फायदा उठाते हैं। चौथा पॉइंट, संपूर्ण काले धन और छुपी हुई व्यापारिक गतिविधियों पर रोक लगाना, एक नई सहकारी खेती का पालन करना, गांव, जिला, क्षेत्र, राष्ट्र और विश्व स्तर पर प्रत्येक बाजार में अनुचित व्यापार को निरस्त करना और सभी असंगठित व्यावसायिक गतिविधियों का सहकारीकरण करके असंगठित काम का एक नया मॉडल बनाना, सभी विश्व बचत को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में लगाना। जितनी भी बचत है ना, वो ऊर्जा अच्छे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, इस ऊर्जा को समुद्री पानी को पीने योग्य एवं सिंचाई उपयोगी बनाने, नए ग्लेशियर बनाने, पृथ्वी के विभिन्न पर्यावरणीय क्षेत्रों को बचाने में लगाकर तथा भूकंप नियंत्रण के विज्ञान को जानकर हमारे ग्रह का पुनर्निर्माण करना, एक नई जनसंख्या नीति प्रतिपादित करना जो आधी शताब्दी के भीतर जनसंख्या को कम करे, हमारी पृथ्वी पर सभी प्रकार के जैव जीवन को बचाना और अन्य सौर मंडल और अनेक ग्रहों, ब्लैक होल घटनाक्रम, हमारी आकाशगंगा और अन्य आकाशगंगाएं, हमारे ब्रह्मांड और फिर अन्य ब्रह्मांडों को जानने के विज्ञान का अनुसंधान करना, आय अंतर को कम करके बुनियादी सुरक्षा 1 अधिकतम आय और 5 गुणा के अनुपात में लाना। जैसे आपने भी कहा था ना, जेपी के भी एक सीमा होनी चाहिए ऊपर की नीचे की, तो 1:5 का अंतर का उनका अभी तो 1:170 है, तो ये है मतलब 1 और 170 की है। अब उसको आ जाओ। 1 और 5 में पूरा कि एक अथॉरिटी जनरल सभा जो है, मतलब ये जो वीटो पावर वाला है सुरक्षा परिषद, इसको तो खत्म करो, परमाणु हथियार भी नष्ट करो, किसकी अगुवाई में करो, जनरल असेंबली, और उसमें राष्ट्र के लेवल पे क्या 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 गतिविधि करनी है और अंतर्राष्ट्रीय उसमें सहयोग कैसे करना है, उसमें कुछ ज़्यादा बातें हैं। इसके अंदर
ग्लोबल दृष्टि से ज़्यादा इश्यू हैं, क्लियर कट हैं सारे सारे, एक एक पॉइंट जो उन्होंने शॉर्ट लिखे हैं। हालांकि उसका मैं कोई बहाना ना बने, सराफ साहब बीमार भी थे, नहीं तो इसको डिटेल और भी करते। परंतु ये देखो साफ, ये जो मुद्दे हैं ये पूरे ग्लोबल की तरफ ज़्यादा टिल्ट दे रहे हैं, समझे ना। बिल्कुल ये मांग कर रहे हैं कि साइंस ग्लेशियरों का निर्माण करो। सुनो, जितनी बचत है ग्लेशियरों के निर्माण पे लगाओ और इस ब्रह्मांड को समझने पे लगाओ और साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाओ। ले वाले वैज्ञानिक लगा बिल्कुल नहीं, ओहो, कहने का मतलब सराफ साहब उस टाइम सीधा सीधा कह रहे हैं। अब तो खैर परिस्थिति और बहुत आगे बढ़ गई है। अब तो साइंस ने साबित कर दिया है कि अगर हम विज्ञान में आगे नहीं बढ़े, सोशियोलॉजी में ही नहीं, अगर विज्ञान में नहीं आगे बढ़े कुछ नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए ये जो है पूरक बना लो, भले चाहे इस दोनों को मिला के भी हम एक इमीडिएट तत्काल ये और वो दोनों मिला के एक पैम्पलेट बन पाए। ये टॉकिंग पॉइंट लोगों में ये बताएंगे हम। यही है टॉकिंग पॉइंट। अच्छा, एक पॉइंट मैं अब इसको, दूसरा पॉइंट ये है इसमें बार बार ये लिखा गया है कि करने वाला कौन है? लोग कौन? जो संगठित हों। संगठित किसके पीछे हैं लोग? आज कॉर्पोरेट एजेंडे के पीछे हैं लोग। इसीलिए इस एजेंडे के पीछे जब लोग लगे हैं तभी तो बर्बाद हुई है ये धरती, समझ गए बात? पूरा एजेंडे से बर्बाद हुई है, यानी कॉर्पोरेट ने अगुवाई की है, सारी जनता उनके यही लोग हैं जो संगठित हैं किसी एजेंडे के पीछे। और अब सवाल यहाँ उठता है कि अब इसका इलाज दुनिया के लोग, दुनिया के लेवल से ऑर्गेनाइज हों, संगठित हों, तभी इलाज निकलेगा, तभी मूवमेंट बनेगा। क्लियर कट सुन लो, ये बात समझ में अभी आने में देर लगेगी हमें। और ये बात ये बताती है कि अगर हम चाहे इसको हम कुछ भी कह दें कि ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है, पिलर नहीं है, पर्यावरण दो, कुछ भी ना हो, आप कितनी बीमार हों, अगर आपको रिएक्शन हो जाए किसी इंजेक्शन की तो पता है 1 मिनट में बीमारी जाए खड्डे में, वो कहीं रह गई। इस रिएक्शन को रोको, नहीं तो मौत हो जाती है। इस वक्त यहाँ पहुंची हुई ये बात कि दुनिया के लोग इमीडिएट इन मुद्दों को उठाएं। इमीडिएट रिएक्शन है। इसके बाद सवाल आएगा कि पूरे विश्व की ये जो पॉइंट हैं जिनको हम तत्काल सराफ साहब ने लिखे हैं, बाली के बाद लिखे चाहे पहले लिखे, दोनों को जोड़ लो। और यही पॉइंट हैं जिनके ऊपर आंदोलन अगर हम नहीं, इस दिशा में हम नहीं आगे बढ़े तो शायद 2 साल हम खराब करके फिर बढ़ेंगे। बढ़ना इसी पर पड़ेगा। और ये इसलिए छोटे मोटे जो हम चक्रों में फंसे हैं ना, तभी तो हमारे कार्यकर्ता सारे के सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनको तो चक्कर में चढ़ाए हुए हैं। राजनीति बदल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो, वो कर दो, सारे अरे कर, मतलब नाम ही कोई नहीं लेता। मैं कह रहा हूँ कि दुनिया कोई नाम नहीं लेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं लेती, कोई एक्टिविस्ट नहीं लेता, कोई आम जनता चुनाव के अंदर ये मुद्दा ही नहीं बनाती कि हमारे जीवन और मौत का मुद्दा है। ये कोई मुद्दा है? ये इसके सामने क्या मायने रखता है कि किसकी सत्ता बनेगी, कौन सत्ता में बैठेगा नहीं बैठेगा? इसके ये मुद्दा नहीं है कि हम जिएंगे कैसे इस धरती पर। इसलिए इमीडिएट हम लोगों को किसी कन्फ्यूज़न में, जो कन्फ्यूज़न, कोई राजनीतिक कन्फ्यूज़न, कोई 100 कन्फ्यूज़नों में और कर दो खराब भैया, टाइम किसी को करना है तो। बाकी सीधा का सीधा जो है हमें इस पर जाना पड़ेगा धीरे धीरे। वो चाहे हमारे घर के लोग हों, चाहे हमारे पड़ोसी हों, गांव के लोग हों, ये लोगों को इस एजेंडे के लिए हमें अपने सर्कल में भी और ग्लोबली भी प्रचार करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, सोचना उसी दिशा में पड़ेगा। हाँ, उसी में हमें देखो, हम जो थ्योरी दें, एजेंडा दें, प्रैक्टिस करें और जो संगठन बनाएं, तीनों में
हम कहीं नहीं खड़े हो रहे हैं अभी तक तीनों में। जितना ना हम घर में खड़े हैं, ना हम गांव में खड़े हैं, ना हम किसी संगठन में खड़े हैं, और ना हम लोकली खड़े, ना ग्लोबली खड़े। होना इसी में पड़ेगा जी। ये बात पूरी के पूरे अभी नहीं तो और करके फिर समझोगे, समझना यहीं पड़ेगा। तत्काल आई हुई है हमारे सिर पे, और ये लोगों का सवाल है।